हेलो एंड वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिंग थ्योरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। रिंग थ्योरी के सेकंड पार्ट में हम लोग रिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ थ्योरम को समझेंगे। माय नेम इज़ शिवम तोमर। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज द फिटमाइंड @स्वसनी ग्रुप को भी लाइक कर सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो, कल मैंने आपको कुछ डेफिनेशन समझाई थी रिंग थ्योरी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रिंग विद आइडेंटिटी क्या होते हैं। तो ये एक डायग्राम है, इसकी मदद से आप समझ सकते हो। देखो, जो फील्ड होता है हमारा फील्ड, वो हमारा इंटीग्रल डोमेन और कम्यूटेटिव रिंग दोनों का ही क्या होता है, सबसेट होता है। जो फील्ड होता है हमारा वो सबसेट होता है इंटीग्रल डोमेन का, राइट। और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड ये दोनों ही सबसेट होते हैं कम्यूटेटिव रिंग के। ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम अच्छा डायग्राम है डेफिनेशंस को समझने के लिए, इन सबसेट्स को समझने के लिए। और जो मेरा रिंग विद यूनिटी होता है, तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड ये दोनों के दोनों कम्यूटेटिव रिंग के भी सबसेट होते हैं, और ये मेरे रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी इन दोनों के सबसेट होते हैं, ठीक है। और जो फील्ड है मेरा वो इंटीग्रल डोमेन का भी सबसेट होता है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन बड़ा होता है, फील्ड छोटा होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो इन डेफिनेशंस को। अब हम चलते हैं थ्योरम्स की तरफ को। तो हमारी जो सबसे पहली थ्योरम है वो है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अभी आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे देखो इंटीग्रल डोमेन के, जो इंटीग्रल डोमेन का ये जो घेरा सा है, देख रहे हो आप, ये पहिया इसका इंटीग्रल डोमेन का, इस पहिए के अंदर आ रहा है ये फील्ड का पहिया, राइट। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे आपको एक बात और समझनी है, इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता, फील्ड इंटीग्रल डोमेन के अंदर है। इसका मतलब फील्ड जो है, हर एक फील्ड, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड। इसका कन्वर्स उल्टा नहीं होता, सही नहीं होता, राइट। इसका उल्टा सही नहीं होता। तो हम थ्योरम देखते हैं। थ्योरम मुझे प्रूफ करनी है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे। फील्ड क्या होता है आपको बताया था कल मैंने, क्या होता है हमारा फील्ड। एक रिंग को ही हम फील्ड बोलते हैं अगर वो रिंग मेरी कम्यूटेटिव रिंग भी हो, यूनिटी एलिमेंट भी रखती हो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पोजेसिस करती हो, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था, ये मेरे फील्ड होती है। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, जो कम्यूटेटिव रिंग भी हो, यूनिटी भी हो, यूनिटी एलिमेंट भी रखती हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो। इंटीग्रल डोमेन होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। और विदाउट जीरो डिवाइजर मैंने आपको क्या बताया था कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तब उसमें से या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये होता है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो मुझे फील्ड को विदाउट जीरो, फील्ड को मुझे इंटीग्रल डोमेन बताना है। तो आप मुझे बताओ, पहली दो प्रॉपर्टी तो दोनों में ही सेम है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव वाली, और दूसरी क्या है, यूनिटी वाली। तो यूनिटी एलिमेंट तो दोनों में ही है, तो ये दो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी प्रूफ है। मुझे बस तीसरी प्रॉपर्टी ये फॉलो करके दिखानी है कि जो फील्ड है वो भाई विदाउट जीरो डिवाइजर भी रखता है। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब ये है कि मुझे दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर दिखाना है जब उनमें से या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ये काम मुझे करना है। बताओ समझ में आई थ्योरम, ओवरऑल समझ में आया। तो अब देखो प्रूफ करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं। ये यहाँ पे मैंने जो थ्योरम प्रूफ हुई थी उसी का फ़ोटो खींच करके यहाँ पे लगा लिया है, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी बोर्ड पे, तो यहाँ से आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ, देखो प्रूफ कह रहा है कि सिंस अ फील्ड एफ इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। भाई फील्ड की दो डेफिनेशन, दो जो प्रॉपर्टी होती है, दो कंडीशन जो होती है वो तो सेम ही रहती है। तो फील्ड मेरा कम्यूटेटिव रिंग भी है और यूनिटी एलिमेंट भी रखता है, इसीलिए फील्ड जो है इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए हमें इन दो प्रॉपर्टी को नहीं दिखाना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या दिखाना है, वी शुड शो दैट फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर। हमें सिर्फ यही दिखाना है कि फील्ड नो जीरो डिवाइजर रखता है। नो जीरो डिवाइजर का मतलब है विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ठीक है। तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए मुझे क्या दिखाना है, अभी बताया मैंने आपको, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ये चीज़ मुझे दिखानी है, ठीक है। तो मैं दो एलिमेंट लेकर के चलता हूँ, लेट ए कोमा बी बी द एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है।
जहाँ मैंने ये पहला एलिमेंट ले लिया कि इसमें ए जीरो नहीं है, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ए जीरो नहीं है तो भाई मुझे बी इज इक्वल टू जीरो दिखाना पड़ेगा। तो एक बार मैं ए को जीरो नहीं लेकर के चलूंगा और बी को जीरो दिखाऊंगा, दूसरी बार मैं बी को जीरो नहीं लेकर के चलूंगा और फिर ए को जीरो दिखाऊंगा, तभी तो मेरी थ्योरम प्रूफ होगी। तो मैंने दो एलिमेंट लिए, लेट ए कोमा बी बी द एलिमेंट ऑफ एफ विद ए डज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ए जीरो नहीं है, कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, तो इसका मतलब उस एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड मेरा एक रिंग होता है और रिंग की कंडीशन ये है कि उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ए मेरा अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा रिंग में, ठीक है। अगर उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अभी इसको लेकर के चलो, ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू जीरो में दोनों साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई की तो ये तो बन गया ए इन्वर्स ए बी बराबर इधर हो गया ए इन्वर्स जीरो। जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट चेंज हुआ, ए इन्वर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। आप मुझे बताओ ए इन्वर्स ए क्या बन गया, ई बन गया, ठीक है, वन लिख दिया इसने, इसके यहाँ पे बी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो कि जब ए बी इज इक्वल टू जीरो था और ए जीरो नहीं था तब मेरा बी इज इक्वल टू जीरो आ चुका है, ठीक है। क्या मिला मुझे कि जब ए जीरो नहीं था तब बी इज इक्वल टू जीरो था। ऐसे ही अब मैं लेकर के चलता हूँ कि मान लो सिमिलरली ए लेट ए बी इज इक्वल टू जीरो, अब लेता हूँ मैं बी इज इक्वल टू जीरो नहीं है, तो अगर बी जीरो के बराबर नहीं है तो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो इस बार। तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया मेरा, इस बार ए इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट मेरा जीरो होगा, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए जीरो आ रहा है मेरा या बी जीरो आ रहा है, और ये कंडीशन तभी होती है जब विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। अब अगर ये विदाउट जीरो डिवाइजर है तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड कम्यूटेटिव रिंग तो है ही पहले से ही, यूनिटी एलिमेंट वो रखता था और विदाउट जीरो डिवाइजर भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। बताओ थ्योरम आई समझ में, बड़ी आसान सी थ्योरम है, एक बार पढ़ लो, एक बार सुन लो, एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लो, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो फील्ड क्या है मेरा, इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखो एक बात और लिख रखी है इसने, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका जो उल्टा है वो ट्रू नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता, ये बात अभी अभी मैंने डायग्राम से समझाई थी। जैसे इसने एग्जांपल लिया कि मान के चलो रिंग ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन, जो इंटीजर है मेरा वो इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन इंटीजर मेरा फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मान के चलो दो ले लिया मैंने, तो दो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एक बटे दो होगा ना, दो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक बटे दो होगा, और एक बटे दो तो इंटीजर में नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट ए फील्ड, तो इसका कन्वर्स उल्टा नहीं है। आप ये एग्जांपल दे सकते हो। कई बार पूछ लिया जाता है थ्योरम में, कई बार नहीं पूछा जाता, ये पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो आप कहोगे कि नहीं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो कहेगा कि जस्टिफाई योर आंसर, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो रिंग ऑफ इंटीजर्स का। बताओ थ्योरम होगी क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम पे चले। अगली थ्योरम देखो क्या है हमारी, अगली थ्योरम है हमारी एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग इज ए सबरिंग। अच्छा, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले एक और थ्योरम आती है, वो मैं समझा देता हूँ। हाँ, वो मैं यहाँ समझा देता हूँ, वेट करो। थ्योरम है मेरी सबरिंग से रिलेटेड। इस थ्योरम में हमें सबरिंग प्रूफ करना होता है। थ्योरम क्या दे रखी है, ये इस प्रकार की थ्योरम हमारी पिछले ग्रुप में वाले चैप्टर में भी आई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है ये कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स। इंटरसेक्शन क्या होता है जानते होगे, कॉमन एलिमेंट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग। ये कह रहा है कि अगर मैं दो सबरिंग का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो भी मेरा एक सबरिंग ही होगा। इस बात को मुझे प्रूव करना है। तो पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को समझेंगे। ये भी बताऊंगा ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या होता है। तो दो सबरिंग की बात की है इसने, तो सबसे पहले मैं दो सबरिंग ले लेता हूँ कि लेट S1 एंड S2 बी टू सबरिंग्स। ठीक है, ये दो सबरिंग है S1 एंड S2 बी टू सबरिंग्स। अच्छा, मुझे क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूफ
S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग, ये बात मुझे प्रूव करनी है। तो जो बात दे रखी थी या जो बात मुझे प्रूव करनी थी वो पहले मैं लिख ली थ्योरम में। मैंने थ्योरम में हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो जो मुझे दे रखा होता है या जो जो हमें प्रूव करना होता है। अभी देखो S1 एंड S2 पहले ही सब रिंग है, सब रिंग है तो इसका मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। और जब मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर आएंगे, खाली तो वो हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि S1 इंटरसेक्शन S2 डज नॉट इक्वल टू 5। ये बात लिखनी ज़रूरी है, हर थ्योरम में हम ऐसा ही करते हैं। जब भी हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो पहले हम ये बताते हैं कि वो सेट मेरा 5 तो नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। अच्छा, सबरिंग को प्रूव करने के लिए मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। पहली चीज़ तो ये बताई थी कि आपको एक तो ये बात प्रूव करनी है कि a माइनस बी एस में बिलोंग होना चाहिए, और दूसरी बात आपको ये प्रूव करनी है कि a डॉट बी एस में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। ये दो बात आपको बताई थी सबरिंग दिखाने के लिए। और सब फील्ड दिखाने के लिए क्या बताया था? सब फील्ड के लिए a माइनस बी बिलोंग करना चाहिए f में और a b इनवर्स बिलोंग करना चाहिए f में। ये मैंने सब फील्ड के लिए बताई थी बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे a माइनस बी को। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि लेट a बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। मैं ये कहता हूँ कि S1 इंटरसेक्शन S2 में दो एलिमेंट है, एक a है, दूसरा भी यहीं पे लिख देता हूँ, एक b है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक एलिमेंट है a को बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 और दूसरा एलिमेंट है b बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है। ये दो एलिमेंट S1 इंटरसेक्शन S2 में मैं मान लेता हूँ कि ये इसमें बिलोंग है, ठीक है। लेट लिखा है ना मैंने यहाँ पे, बिलोंग है। तो क्यों मान लिया मैंने, क्यों बिलोंग है? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि खाली तो वो हो नहीं सकता, कोई ना कोई एलिमेंट तो उसमें ज़रूर है। अब वे कोई ना कोई एलिमेंट कौन से है, उनको नाम मैंने ए और बी दे दिया। अब अगर ए बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 है तो देयरफॉर ए जो है S1 में भी होगा। क्यों भाई? ए S1 में भी होगा एंड ए S2 में भी होगा। भाई इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट होता है। कॉमन एलिमेंट मतलब अगर कोई एलिमेंट दो सेट के कॉमन सेट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए जो है S1 में भी है, ए जो है S2 में भी है। इसी प्रकार बी जो है मेरा S1 में भी है, बी जो है मेरा S1 में भी है एंड बी मेरा S2 में भी है, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उसका इन्वर्स भी उस सेट में होगा कि नहीं होगा? ये नॉर्मल सी बात है भाई। अगर कोई रिंग है, रिंग की और ग्रुप की दोनों की कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि कोई भी सेट मेरा रिंग या ग्रुप तभी होता है जब उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट होता है। तो अगर कोई एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। जैसे इंटीजर का सेट है मेरा आई, तो इंटीजर के सेट में नेगेटिव वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, -3 -2 -1, और पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स भी होते हैं। यानी कि जो एलिमेंट होता है वो तो होता ही है, उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट होता है, ठीक है। ये बात आगे होगी आपको समझ में। ये बेसिक बेसिक बातें समझाने में मज़ा नहीं आता अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर A S1 में बिलोंग है और B भी S1 में बिलोंग है, B अगर S1 में बिलोंग है तो -B भी S1 में बिलोंग होगा। क्यों? क्योंकि S1 सब रिंग है। ऐसे ही -B S2 में भी बिलोंग होगा, B का इन्वर्स यानी कि। तो अब अगर A भी S1 में बिलोंग है, -B भी S1 में बिलोंग है, तो मैं बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह सकता हूँ क्या A -B भी S1 में बिलोंग है, A -B बिलोंग है S1 में, ठीक है। इसी प्रकार A मेरा S2 में बिलोंग है और -B S2 में बिलोंग है, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी मैं ये कह सकता हूँ क्या A -B बिलोंग्स टू S2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, A-B मेरा S1 में भी बिलोंग है, A-B मेरा S2 में भी बिलोंग है, यानी कि ये तो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट है तो इसका मतलब A-B बिलोंग हो गया मेरा S1 इंटरसेक्शन S2 में। तो ये हमने पहली बात प्रूफ कर दी। A-B बिलोंग कराना था मुझे, अब मुझे बिलोंग कराना है A इंटू बी, ठीक है। तो यहीं पे हम ये देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर A मेरा S1 में बिलोंग है और B भी मेरा S1 में बिलोंग है तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, अभी पहले वाला तो अंडर एडिशन था, अंडर मल्टीप्लीकेशन में बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा कि A डॉट बी मेरा S1 में बिलोंग होगा। ऐसे ही A मेरा S2 में बिलोंग था, B S2 है, S2 B मेरा S2 में बिलोंग था, ठीक है। तो बाई
क्लोजर प्रॉपर्टी ए डॉट बी मेरा S2 में भी बिलोंग होगा। अब ए डॉट बी मेरा S1 में भी है, ए डॉट बी मेरा S2 में भी है, ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया, इसका मतलब ए डॉट बी मेरा बिलोंग करेगा S1 इंटरसेक्शन S2 में। अब अगर a माइनस बी भी मेरा S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग कर रहा है, a डॉट बी भी मेरा S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग। कितनी आसान सी थ्योरम है, इसे एक बार बुक से देख लो किस तरीके से हो रहा है, समझ में आ जाएगी, बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हमारी दो सब रिंग्स से रिलेटेड थी थ्योरम कि दो सब रिंग का इंटरसेक्शन मेरा सब रिंग होता है। अच्छा, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई अगर इंटरसेक्शन होता है तो यूनियन हो सकता है क्या? देखो, यूनियन नहीं हो सकता। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कॉमन एलिमेंट नहीं आते, यूनियन में कॉमन एंड नॉन कॉमन सभी प्रकार के एलिमेंट आते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं यूनियन वाले लेकर के चलूँ कि चलो आपने बता दिया कि ए डॉट बी जो है S1 यूनियन S2 में बिलोंग कर जाए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जो ए डॉट बी है वो मेरा S1 में बिलोंग हो और ए डॉट बी मेरा S2 में बिलोंग हो, ये ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि उसमें तो कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों प्रकार के एलिमेंट आ रहे हैं। तो S1 यूनियन S2 मेरा सब रिंग नहीं होता, लेकिन S1 इंटरसेक्शन S2 मेरा सब रिंग होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस थ्योरम में हमने दो सब रिंग के इंटरसेक्शन को समझा। अभी जो हम थ्योरम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे सब रिंग्स हैं, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। आज ये मार्कर ख़राब हो गया है शायद, इंटरसेक्शन S4, इस प्रकार की बहुत सारी सब रिंग है। तो इन सभी सब रिंग्स के इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, जिसका यूज होगा हमारा नेक्स्ट थ्योरम में, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। तो चलो अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम है मेरी ये कि एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स इज ए सब रिंग। ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज ए सब रिंग, इस बात को मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज हमारी, लेट आर बी ए रिंग एंड लेट एस टी, ये मैंने सेट बना लिया है बहुत सारी सब रिंग्स का। ठीक है, ठीक है, एस टी नाम दिया है मैंने उसके, और ये कहा है कि जो टी है वो कैपिटल टी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यही है 1 2 3 4 5 जहाँ तक भी है। ठीक है, बी एनी फैमिली ऑफ सब रिंग्स ऑफ आर, हेयर टी इज एन इंडेक्स सेट, ये लिख दिया इसने कि टी एक इंडेक्स सेट है, इट्स सच दैट टी बिलोंग्स टू टी। अब एस टी इज ए सब रिंग ऑफ आर। अच्छा, तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है उन सभी का इंटरसेक्शन। तो उसने सभी के इंटरसेक्शन को कैपिटल एस नाम दे दिया और ये कहा कि कैपिटल एस बराबर इंटरसेक्शन जहाँ टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी एस टी। तो इस इंटरसेक्शन वाले को ये क्या है मेरा? ये है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स। ये एस टी मेरी सब रिंग्स है, इन सभी का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, और कहाँ से कहाँ तक? टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, टी का मतलब 1 2 3। और इसमें किस प्रकार के एलिमेंट है वो भी इसने बता दिया कि अगर x कोई r में बिलोंग कर रहा है तब x मेरा इस एस टी में भी बिलोंग करेगा, इसमें इस प्रकार के एलिमेंट है। नीचे लिखा है इसने बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस फैमिली ऑफ सब रिंग ऑफ आर, देन वी हैव टू प्रूव दैट s इज आल्सो ए सब रिंग ऑफ r। कौन सा s? ये वाला s, इस वाले s को मुझे अब सब रिंग बताना है, और ये वाला s का सभी सब रिंग्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो अभी एक बात बताई थी मैंने आपको, खाली तो ये सेट होगा नहीं, क्योंकि अगर सभी सब रिंग्स हैं और उन सब रिंग्स में कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर होगा, तो उनका इंटरसेक्शन लूँगा मैं, तो वो भी जो है उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होगा। तो ओबियसली s डज नॉट इक्वल टू 5 सिंस एट लीस्ट द जीरो एलिमेंट जीरो ऑफ r इज इन एस टी। ये लैंग्वेज लिख लोगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सब रिंग दिखाने के लिए मुझे दो चीज़ दिखानी है, a माइनस बी बिलोंग करना चाहिए इस कैपिटल एस में, और एक a इंटू बी बिलोंग करना चाहिए इस कैपिटल एस में। तो उसके लिए मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, लेट a कोमा बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ s। अब अगर ये इसके दो एलिमेंट है तो मैंने दो एलिमेंट लिए a कोमा बी बिलोंग्स टू s। ठीक है, कैपिटल s के एलिमेंट लिए मैंने। अब अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू s है, s कौन है? s है मेरा सॉरी, s है मेरा इंटरसेक्शन ऑफ एस टी, सभी सब रिंग्स का इंटरसेक्शन है मेरा s। ठीक है, तो इसका मतलब a एलिमेंट इस वाले सेट में होगा, b भी इसी वाले एलिमेंट इसी वाले सेट में होगा। ठीक है, और ये सेट है सभी सब रिंग्स का इंटरसेक्शन। तो अगर a मेरा इन सभी सब रिंग्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग है, तो इसका मतलब a जो है सभी सब रिंग्स का एलिमेंट है।
भाई ए अगर सभी सब रिंग्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग है तो इसका मतलब ए जो है सभी सब रिंग्स का एक कॉमन एलिमेंट है, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एस टी। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। इसी प्रकार अगर बी भी मेरा सभी सब रिंग के इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो इसका मतलब बी सभी का कॉमन एलिमेंट है, देयरफॉर बी बिलोंग्स टू एस टी। अब मेरा जो है ए और बी दोनों एस टी के एलिमेंट है, और एस टी क्या है, एस टी सब रिंग्स है। सब रिंग्स कौन होती है, जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर दे, एक तो ए माइनस बी को भी फॉलो कर दे और ए बी को भी फॉलो कर दे, वही वही तो होती है सब रिंग्स। तो इसका मतलब ए माइनस बी और ए बी ये तो एस टी में बिलोंग है। अब अगर ए माइनस बी और ए बी ये दोनों एस टी में बिलोंग है तो ए माइनस बी और ए बी ये सभी सब रिंग्स के क्या है, कॉमन एलिमेंट है। एस टी का मतलब क्या है, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, और ए माइनस बी एस वन एस टू एस थ्री एस फोर डॉट डॉट एस टी सभी में बिलोंग है। ऐसे ही ए बी एस वन एस टू एस थ्री एस फोर सभी में बिलोंग है। तो इसका मतलब ए माइनस बी और ए बी ये दोनों के दोनों क्या है, सभी सब रिंग्स के कॉमन एलिमेंट है। अगर ए माइनस बी और ए बी सभी सब रिंग्स के कॉमन एलिमेंट है तो इसका मतलब ए माइनस बी ए बी बिलोंग कर गया मेरा सभी सब रिंग्स के इंटरसेक्शन में। और अगर ये सभी सब रिंग्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया तो हम ये कहेंगे कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इज ए सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन सिंबल्स की वजह से, वरना थ्योरम बहुत ही आसान है। इसको मेरी वीडियो को एक बार फिर से देख लो, समझ में नहीं आई तो। ये जो थ्योरम है ये पूछी गई है एक दो बार एग्ज़ाम में। ये सिर्फ अभी जो मैंने थ्योरम बताई थी वो तो सिर्फ दो सब रिंग के इंटरसेक्शन से रिलेटेड थी, ये बहुत सारी सब रिंग्स के इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो जैसे वो दो सब रिंग्स वाली थ्योरम हुई थी ऐसे ही ये होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें हम 1 और 2 पे बात कर रहे थे तो ये थोड़ी आसान लगी होगी, ये थोड़ी टफ इसलिए लग रही होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी है तो हमने टी नाम दे रखा है वहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख कर देख लो एक बार, आ जाएगी समझ में। तो ये हमारी थ्योरम थी आज की इस रिंग थ्योरी में। रिंग थ्योरी का ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का जो 5 चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं, सीक्वेंस, सीरीज, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, और ये रिंग था हमारा। ठीक है, तो इन सभी वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे नंबर लेकर के आओगे एग्ज़ाम में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को करो सब्सक्राइब, और अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो। ठीक है, चलो, थैंक यू लॉट, थैंक यू एवरीवन।